ओके, तो चलो हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक 2 का। देखो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज़ देखो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। सी व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, is saying like, okay, there is a P point, there is a Q point, R B vertices of the rhombus PQRS. Okay, so rhombus means this is the rhombus. Okay, so here there is A B C D. So I'm going to change the name. Okay, let's say this is P, right? Uh, yeah, let's say this is P. Okay, this is P, and this is Q, right? Or if you don't write the Q like this, so we can write this is Q. Okay, this is R, and this is S, right? Nice. This is Q. Okay, so just forget this. Okay, yeah. Now next, P and Q point is given, right? Okay, that's good. If the direction ratio, so here this point is important. The direction ratio. Okay, if the direction ratio of diagonal RS, here is R, here is S, RS, or this, okay, where both alpha and beta are integer of the minimum absolute value. I'll talking about this minimum. First is minimum, okay, integer and absolute. These three things are important. Then alpha square plus beta square is what? Okay, तो ये बोल रहा है भैया देखो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, लेकिन उसमें कंडीशंस ये है कि अल्फा और बीटा जो है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब, इंटीजर मतलब समझ लो ना, लाइक वो माइनस में होगा, प्लस में होगा, चलेगा, लेकिन वो डेसिमल दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जीरो हमारा हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, और ऐसे चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 1.2 1 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं आना चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो पॉइंट आ गया तो फिर वो इंटीजर नहीं होगा, राइट? ओके, तो पॉइंट कब आता है? देखो, पॉइंट तब आता है जैसे कि तुम सॉल्व कर रहे हो, कुछ मान के चलो तुमने 4/3 कर दिया, तो ये तुम्हारा इंटीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब तुम 3 से डिवाइड करोगे 4 को, तो तुम्हें क्या होगा? 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे तुम्हें दशमलव लेना होगा, तब ये जाके 10 बनेगा। फिर 3 3 9 करोगे तो 1.3 आ रहा है, तो ये तुम्हारा 4/3 जो होगा दशमलव में नहीं, मतलब इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर 4/2 करो तो ये कट के क्या होगा? 2 होगा, तो ये इंटीजर में है। ठीक है, ये इंटीजर में, या 4/2 लिखो तो ये भी इंटीजर में है। समझ में आया? तो ये होते हैं इंटीजर। मिनिमम मतलब भाई अल्फा और बीटा की कोई दो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, तो मिनिमम वाला वैल्यू चूज करना है। और कम से कम, मिनिमम से मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन हमें छोटा वाला वैल्यू लेना है। ठीक है, और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उस टाइम बताऊंगा एब्सोल्यूट का मतलब। ठीक है ना? तो चलो, अभी अपन ने ये सीख लिया इंटीजर। अब एक चीज़ है, एक चीज़ डाउट आया होगा मन में कि मैंने ये जो यहाँ पे नाम रखा है इसका, ये पी, फिर मैंने क्यू यहाँ पे रख दिया, फिर आर मैंने यहाँ पे लिया, एस मैंने यहाँ पे लिया, ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने क्यों नहीं किया कि पी पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ पे क्यू रख दिया, यहाँ पे आर रख दिया, यहाँ पे एस रख दिया? ऐसा क्यों नहीं किया? देखो, ये मैंने ऐसे क्यों लिया? पहली चीज तो ये है मेरा रोम्बस, ठीक है। रोम्बस होता है ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा सा, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर क्या होता है? एकदम सीधा सा होता है, ठीक है, ऐसे एकदम सीधा सा। और ये रोम्बस जो है वो थोड़ा ऐसे करके टेढ़ा सा होता है, ऐसे। ठीक है ना? हाँ, तो देखो, इसलिए मैंने पी को यहाँ लिया, क्यू को यहाँ लिया, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल आर एस आर दिस। तो इन्होंने डायगोनल आर एस बना दिया। इन्होंने बोल दिया कि भैया देखो, आर है, एस है, और वो दोनों मिलके एक डायगोनल बना रहा है। तो अगर मैं एक डायग्राम ऐसे बना दूं
कि ये भैया है, और यहाँ पे मैं रख दूँ P, यहाँ पे रख दूँ Q, यहाँ पे रख दूँ R, यहाँ पे रख दूँ S। तो इन दोनों में डायगोनल कैसे बनेगा मुझे ये बताओ। R और S में डायगोनल कैसे बनेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि मुझे जो P और आप Q रख रहे हो, Q यहाँ मत रखो भैया। ये जो Q है ना, वो उसको Q को हटा के यहाँ कर दो, और ये जो R है उसको आप इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। या तो R इधर ले लो ताकि R और S का एक डायगोनल बन सके। समझ में आया? ठीक है, या तो ये कर लो या फिर S को इधर रख दो और R को इधर कर दो, ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए मैंने S को यहाँ पे लिखा और P और Q को मैंने यहाँ रख दिया, तो P और Q का भी एक डायगोनल बन जाएगा। यस, क्लियर है? ओके। तो ये बात तो क्लियर होगी मैंने ऐसा क्यों रखा। ठीक है, एग्जाम में भी तुम्हें ये चीज़ जब सॉल्व करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब उन्होंने बोल दिया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस। तो ये टॉपिक कौन सी है? डायरेक्शन रेशियो है, सेकंड टॉपिक। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे, हाँ, अगर दो पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो P और Q का अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे? 56/70, दिस माइनस दिस, कॉमा ये सेकेंड वैल्यू, ये दिस माइनस दिस, कॉमा ये थर्ड वैल्यू इसका। ठीक है, दिस माइनस दिस। ठीक है, मैं जब बोलूंगा तुम्हें कि P और Q का डायरेक्शन, ठीक है, तो क्या करना है? Q का जो वैल्यू है, जो Q का वैल्यू है उसमें माइनस करना है, हाँ, 56/17 माइनस, और माइनस यहाँ से -2 ब्रैकेट में पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कॉमा, फिर इसी तरह से 43/17 माइनस है पहले से और -1 यहाँ से, फिर कॉमा 111/17 -1, ये होगा। ठीक है, इसको माइनस कर देना, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से भी वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ से भी वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि Q और P तो चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा? तो तुम्हें -2 इधर रखना है, मतलब P माइनस Q करना है। अगर Q P है उसका डायरेक्शन रेशियो बोला है तो P माइनस Q करना है, मतलब P का वैल्यू लिखो ये वाला, माइनस Q का वैल्यू क्या है? 56/17। समझ में आया? उल्टा कर देना है। ठीक है, ऐसे करके सब करना है। तो ये बहुत अंतर होता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने पी क्यू रखा है। तो ये हो गया, चलो इनको अपन मिटाते हैं। ठीक है, तो हमने पी क्यू रखा, तो यहाँ से करोगे तो ये हमारा पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा? ये जो होगा मेरा, ये क्या होगा? हाँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो पी क्यू। और इसने डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर एस का देखो, पी का वैल्यू हमें दिया था। ठीक है, -2 और क्या है, -1 और 1 है, और क्यू का भी दिया है, क्या है? 56/17 है, कॉमा 43/17 है, कॉमा 111/17 है। ठीक है, ये वैल्यू इन्होंने दिया है, ये वैल्यू भी दिया है। तो हमने पी और क्यू का क्या किया? डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल दिया, दिस माइनस दिस करके। ठीक है, जब भी तुम्हें दो वैल्यू दिया हो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने की जरूरत हो, दिस माइनस दिस कर दो और बस हो गया डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, लेकिन कॉमा में रखना, ये तीनों को ऐड मत कर देना, ये कॉमा में है, ये भी कॉमा, ये भी कॉमा में। ठीक है, अब इन्होंने आर और एस का मुझे कोऑर्डिनेट तो नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने डायरेक्शन रेशियो दे दिया। पहले में क्या किया था? कोऑर्डिनेट दे दिया तो डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल दिया। अब दूसरे वाले का क्या किया? बोला कि दूसरे वाले का आर और एस का ना, लो भैया डायरेक्शन रेशियो ही ले लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा मैं, तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट दे रहे हो तो अच्छी बात है, मुझे निकालना भी पड़ता है वैसे बाद में। तो उन्होंने बोला लो भैया, आर और एस है उसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो हो गया आपका अल्फा कोमा -1 कोमा बीटा, ये है ना? ओके नाइस। तो ये हो गया अपना डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर एस। ठीक है, ओ भाई मजा आ गया। अब बताओ, अब क्या करना है? अल्फा बीटा का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है यहाँ से। ओके नाइस, तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जब भी तुम्हें दो डायरेक्शन रेशियो दिया हो और वो एक दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, देखो कहाँ पे, ये नहीं, ये तो ये नहीं है,
यहाँ पे देखो नाइस। तो एक बात जो इस वीडियो में लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो देख रहे हो ये तो वीडियो बाद में देख रहे हो, पहले तो सॉल्यूशन वाला वीडियो देखा, मतलब पहले तो ये वाला वीडियो देखा होगा ना, उसके बाद मेरा वाला वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अगर पहले मेरा वाला वीडियो देख रहे हो तो ये मत करना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में वीडियो, पहले उसको देखना हमेशा, ठीक है, और बाद में फिर मेरा वीडियो देखना ये वाला, ठीक है ना। चलो, तो ये वीडियो ओपन करोगे मेरा वाला, तभी डिस्क्रिप्शन के थ्रू इस वीडियो में घुसोगे, तो ये वीडियो देखोगे, फिर बाइक होकर के मेरा वीडियो देख लेना, ठीक। तो देखो यह एक कंडीशन होता है, एक मतलब कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लो, समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान के चलो A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are the direction ratio of the two perpendicular line, then A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो देखो A1 B1 C1 क्या है, हाँ, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है किसका, एक लाइन का, और ये दूसरा वाला B1 B2 C2 जो है, A2 B2 C2 जो है वो डायरेक्शन रेशियो किसका, दूसरे लाइन का। तो दो लाइन हो गया, और अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फिर ऐसा हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, देखो, मतलब ये हुआ कि भैया आपका दो लाइन है, ठीक है, हाँ, लाइन वन है, ठीक है, इसका अगर तुम डायरेक्शन रेशियो लो, डी आर, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में डी आर बोलते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो मान के चलो कि तुम्हारा x1, ठीक है, कॉमा y1 कॉमा z1 ऐसा है, और एक लाइन टू है, ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, x2 कॉमा y2 कॉमा z2 है, ठीक है। तो ये होती है बात कि अगर ये दोनों लाइन, ये लाइन वन और ये लाइन टू, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, देख रहे हो 90 डिग्री, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, तो बात ये हो जाती है भैया कि x1 इंटू x2, इसका ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला, प्लस इसका ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला, y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2 इक्वल टू 0। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब शॉर्ट नोट्स में तुम ये लिखना चाहो तो लिख लो डायरेक्ट, शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट ये लिख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से डायरेक्ट में डाल दो, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, समझ में आया। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, ऐसे ही बनाते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में तुम वैल्यू थोड़ी रखोगे, हाँ, शॉर्ट नोट्स में क्या करोगे, अब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ये वैल्यू डालोगे क्या शॉर्ट नोट्स में, नहीं ना। शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालोगे तुम, अलग अलग बस वैल्यू होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि ये कोई वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है। अब पक्का पक्की वैल्यू थोड़ी डालोगे शॉर्ट नोट्स में, ये पूरा पूरा क्वेश्चन अलग होता है, शॉर्ट नोट्स अलग होता है, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनते हैं जैसे ये, ठीक है। अब तुम्हें x1 y1 z1 पता है, कुछ तो होगा वैल्यू, लेकिन ऐसे ही होगा x1 y1 z1 x2 y2 z1 अलग अलग, ठीक है। और ये डायरेक्शन रेशियो है लाइन वन का लाइन टू का, और अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये वाला कहानी हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि ये चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो भैया बात ये होती है कि ये जो रैम्बस होता है, रोम्बस रोम्बस, उसमें ये दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये दोनों जो परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है, ये जो डायगोनल बन रहा है, देखो ये परपेंडिकुलर है ना, देखो, है कि नहीं, बोलो हाँ भाई, वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया। और ये दोनों लाइन का हमें क्या पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है। कैसे पता है, पी और क्यू का तो हमने निकाल लिया था यहाँ से, और आर और एस का डायरेक्शन रेशियो उसने खुद दे रखा है। समझ में है, सब चीज समझ में आ गई राइट, कि ये चीज क्यों क्यों से हो रही है, क्यों कर रहे हैं हम ये चीज। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, हाँ, ये जो डायरेक्शन रेशियो हमने निकाला सॉल्व करके 30, एंड इनको मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू इसको जीरो करना है, और वहां से अल्फा बीटा भी निकालना है, ठीक है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे वीडियो में कर रखा है कि दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियो पी क्यू करोगे माइनस, ये इन्होंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, यहाँ पे माइनस होगा, 111/17 माइनस 1 होगा, ठीक है। तो करने के बाद ये डायरेक्शन रेशियो ये निकल जाता है, ठीक है, इतना 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 इधर से निकल गया पी क्यू का, और आर एस का इन्होंने दे रखा है। तो 90/17 मल्टीप्लाई अल्फा करेंगे, फिर फिर क्या करेंगे, हाँ, ये 60/17 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -60/17 हो जाएगा, फिर इसको प्लस करेंगे, ये इसको बीटा के साथ करेंगे, और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो देखो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना बहुत ईजी से, इक्वल टू जीरो करना, कॉमन लेना, लघुत्तम है, लघुत्तम एलसीएम 17 आ जाएगा नीचे, 17 को उधर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, बचेगा इधर ये वाला, ठीक है।
तो करोगे तो ये हो जाएगा और 60 को उधर कर देना तो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एलसीएम लोगे और उसको जीरो से उसको उधर भेज दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17 गुना जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर -60 है, इसको इधर करेंगे तो +60 हो जाएगा। ये हो गया। तो देखो 90 अल्फा प्लस 94 बीटा इक्वल टू 60। तो हमने बीटा इक्वल टू क्या कर लिया, सबको एक तरफ कर दिया और बीटा को सिर्फ एक तरफ रखा हमने। तो 60 माइनस 90 अल्फा बटा ये बीटा, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये जो होगा इधर तो बटे में आ जाएगा 94। अब देखो, अब यहाँ से 15 बटा 94 जो है इसको हम हाँ एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। हम्म, तो एलसीएम ले लेंगे। वेट, ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम ले लें बताओ। हम्म, मतलब एलसीएम नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन क्या हो जाएगा, 30 कॉमन ले लो। क्या है, बीटा इक्वल टू 60 माइनस 90 अल्फा बटा 94। देखो 60 माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, बीटा इक्वल टू है 60 माइनस 90 अल्फा बटा 94, ये है ना। ओके, तो यहाँ से कॉमन ले लो तुम, कितना 30, ऊपर से 30 कॉमन ले लो तो देखो 30 दूना 60 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 30 दिया 90 3 अल्फा, ठीक है, बटा यहाँ पे 94 हो गया। तो इसको आधा कर दो तो 47 हो गया इधर से, 47 दूना 94 और इसको हो गया 15 दूना 30। तो इधर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ ये हो गया, हाँ ठीक है भाई, चलो सही है, सही है, ठीक है। ये हो गया तो क्या बन गया 15, यहाँ से 2 माइनस 3 अल्फा, ठीक है, बटा यहाँ पे 47 रखो, ठीक है। अब ये हो गया बीटा, हाँ बीटा हो गया ना, राइट, सही है। अब देखो, अब जो उन्होंने बोला था, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, समझना। इस चीज को मैं, अगर मैं 3 अल्फा को आगे करूंगा, 3 अल्फा को आगे करूंगा तो क्या होगा, देखना ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस है माइनस बाहर निकालता हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन करता हूँ यहाँ से। तो -15 हो जाएगा बटा 47, और माइनस मैंने बाहर किया तो देखो माइनस कॉमन लिया है तो +2 जो था वो -2 बन जाएगा, और जो -3 अल्फा था वो +3 अल्फा बन जाएगा। तो +3 अल्फा को आगे लिख दिया मैंने, और -2 बन जाएगा, क्योंकि कॉमन लिया था तो +2 था, लेकिन कॉमन लिया तो वो -2 बन जाएगा, तो -2 को मैंने पीछे किया। ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, हम ये वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये कर सकते हैं, गलत नहीं है ये दोनों सही है, बराबर ही है, लेकिन हम ये वाला चूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसलिए मैंने बोला था ये चीज समझाऊंगा बाद में। क्वेश्चन में क्या बोला है, एब्सोल्यूट। देखो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि भाई आप वैल्यूज को पॉजिटिव में रखो, ठीक है, खा मखा जो है यहाँ पे निगेटिव मत लाओ आगे, ठीक है, ये आगे भैया निगेटिव मत लाओ, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ही सही था हमारा, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब समझ में आ गया, हाँ भाई, वाह मजा आ गया। तो अब हमें निकालना है यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बोला था कि भैया देखो, जो वैल्यूज होंगी अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक है, तो वो एक चीज ध्यान में रखना भैया। मैंने बोला क्या, उन्होंने बोला था कि वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर कब होगा, देखो ये इंटीजर तब होगा कि ऊपर में 15 हमारा पहले से इंटीजर है, ठीक है, नीचे क्या है 47 है। हाँ, अब अगर मुझे यहाँ पे जो भी वैल्यू सॉल्व करूंगा, इसको ये पूरा 2 - 3 अल्फा इसको सॉल्व करूंगा, तो अगर ये मेरा 47 आ जाता है तो ये दोनों कट जाएगा, तो मेरा 15 मस्त इंटीजर वैल्यू बच जाएगा, बचेगा या नहीं, हाँ या ना बोलो। हाँ, 15 मेरा इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा टारगेट ये होगा भैया कि ये जो नीचे है 47 ना, वो कट जाए पूरा पूरा। तो वो कब कटेगा, जब ये पूरी वैल्यू 47 के बराबर होगी, ठीक है, पक्का पक्की 47 होगा, 47। ये 47, ये 47 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बीटा का वैल्यू जो 15 बच जाएगा, और 15 क्या है मेरा इंटीजर है, ठीक है। तो सही है। तो अब हमें ये जो चाहिए, ये किसके बराबर चाहिए, 47। तो देखो 2 - 3 अल्फा इक्वल टू 47 किया हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मेरा -3 अल्फा इक्वल टू 47, और यहाँ पे -2, तो क्या हो गया -3 अल्फा इक्वल टू 45, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 45 बटा
-3। सो क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू माइनस 15 -15 देखो भाई हो गया। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो भी क्या आ गया, इंटीजर आ गया। इंटीजर मैंने बताया ना क्या होता है, प्लस में हो माइनस में हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो दशमलव नहीं आना चाहिए भैया, पक्का पक्की वैल्यू चाहिए हमको, 9 10 8 7 5 6 7 8 9 ऐसा वाला वैल्यू चाहिए। तो देखो -15, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई, हाँ या ना बोलो। सब कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दिया। अगर ये वाला लेके खेलोगे तो तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला इसलिए नहीं करना है, एब्सोल्यूट बोला है तो ये वाला रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट का मतलब पता चला, इंटीजर कैसे करना है, ठीक है। और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, अब बोलोगे कि मैक्सिमम भी जा सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम से मिनिमम, अगर मैं अल्फा की वैल्यू -15 लेता हूँ तो बीटा की वैल्यू जो है वो भी हमारा 15 होगा, मिनिमम पे रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है पूछा क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -15, तो -15 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस बीटा +15 तो +15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 225 होता है, प्लस 15 225, तो कितना हो गया 450, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो एक चीज याद रखो और, कि तुम्हें मैंने बोला था कि 20 तक ये याद कर लेना, 25 तक कर लेना। कौन सा, ये बर बरे क्या होता है, 12 × 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे वाला, ठीक है। 12 का स्क्वायर बर बरे चवाल से, तिरतरा उनतुल से, ठीक है ना, ऐसे होता है ना, तिरतरा उनतुल 169, हाँ, चौचौदह छियानू से, ऐसे, ठीक है। हाँ, ऐसे 15 225, ठीक है ना, 225, और ऐसे करके तुम्हें ना पूरा ट्राई करना कि 25 तक कम से कम याद कर ले, ठीक है। एकदम पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जेई में तुम्हें कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, सब चीज़ खुद से करना होगा। अगर ये चीज़ तुम 15 × 15 करने बैठोगे तो एक मिनट ले लेगा, और एक मिनट जेई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें 2 ही मिनट मिलता है, 2 से ढाई मिनट मिलता है, उसमें 1 मिनट तुम बस गुना करने में ही लगा दोगे, तो कैसे होगा बताओ, ठीक है। तो इसलिए याद रखोगे तो 1 2 सेकंड में तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये होती है कहानी, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में तुम्हें ये पता चल गया सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट पता चला तुम्हें अच्छे से पता है, रोम्बस क्या होता है, देख लो कितना चीज, कितना मस्त क्वेश्चन है ना। तो ऐसे होता है भाई, मतलब ऐसा नहीं है जे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन, ओके। दिस इज जस्ट लाइक वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल यू कैन से, मतलब ये बहुत अच्छा एग्जाम है ऐसे बोलो, ठीक है। लेकिन इसको बोलो कि भाई ये अलग ही लेवल का है, ऐसा नहीं, ठीक है। ये उनको लगता है जो, जिन्हें पता नहीं है, ठीक है, रियलिटी, कि भाई क्या है जी, उन्हें लगेगा पता नहीं क्या है, जो लोग बोल रहे हैं, जो 10 लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पता चलता है ना कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ठीक है। और हमें लेवल तब पता चलता है जब हम क्वेश्चंस को सही से समझते हैं, ठीक है। तब हमें पता चलता है अच्छा ये क्वेश्चंस तो इतना इजी था यार, हाँ। हम क्वेश्चन को समझते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा ये क्वेश्चंस ऐसा था, तो फिर हमें पता चलता है रियलिटी क्वेश्चंस का। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरे में भी करते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, वाह मजा आ गया, कितना था इसमें, 2 3 स्टेप लगाया हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन करते हुए रियलिटी पता चलता है, हाँ भाई चलो इस चैप्टर में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, इस चैप्टर में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। लास्ट 5 साल में ऐसा ही पूछा है तो छठा साल भी ऐसे ही पूछेगा, 7वां साल भी ऐसे ही पूछेगा, और उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जेई वालों को पता है, सबको पता है, जेई वाला खुद ये बोल बोल जो एग्जाम लेता है, ये वाला जो क्वेश्चन सेट करता है, वो खुद बोलता है भाई कि मैं 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही दूंगा, वो खुल के बोलता है। 70 to 80% क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, मैं मानता हूँ, कोई भी एग्जाम, जेई हो गया, जेई में तो बहुत बहुत बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है। तो 70 to 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दूंगा, वो खुल के बोलता है। प्रीवियस ईयर का मतलब एग्जैक्टली नहीं, हल्का सा वैल्यू चेंज करता है, हल्का सा, पूरा भी नहीं, हल्का सा, ठीक है। और जो 20 30% होते हैं ना, वो हल्का सा नया क्वेश्चन देता है, ठीक है, ताकि उनको भी करो आप, ठीक है ना। तो ये तो होना ही होना है, और बाकी वो उसमें से 15 20% कर लो तो बस काफ़ी है, ठीक है। तो ऐसे होता है। चलो मैंने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अपन फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, एंड देन विल गो फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। सो अपन अभी करेंगे इधर फोर्थ क्वेश्चन, ओके चलो।